Let's start our next set of questions. Here array is being handled many times and searching and sorting with questions are there. Few basic concepts of array are also covered here. जैसे कि एक देखिए यहाँ पर एक ARR array है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरा है BRR array इसके अंदर भी 1 2 3. अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं ARR is equal to BRR. अब यहाँ पर क्या लिया है, ये सिर्फ array का नेम लिया है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना चाहिए हमेशा, और वो पॉइंट क्या है कि नेम ऑफ array represents or contains address of first element of array, right? First element of array. यानी कि अगर हमने ARR लिखा है तो ARR का मतलब पता क्या है, %ARR 0 एक एड्रेस होगा, ये किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, तो ये एक एड्रेस है. इसी तरह से अगर हमने BRR लिखा है तो BRR का मतलब क्या हुआ, $BRR 0. तो आपको क्या लगता है कि ARR 0 का एड्रेस और BRR एड्रेस 0 का एड्रेस सेम होगा? नहीं, इसीलिए इसमें नॉट सेम प्रिंट होगा. ठीक, अगर हमें एरे को कंपेयर करना है तो हम लूप लगा करके करें, यानी कि हम यहाँ पर लिखें फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, दोनों में एलिमेंट सेम है, एलिमेंट का काउंट भी सेम है, तो i लेस देन 3 कर सकते हैं, i प्लस प्लस ऐसे लूप लगाएं और यहाँ पर फिर कंपेयर करें. कंपेयर कैसे होगा, फिर इफ लगा दीजिए, इफ ARRi इज इक्वल टू डबल इक्वल टू BRRi. अब ये कंपैरिजन हो सकता है इस तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी ARR 0 को BRR 0 से, ARR 1 को BRR 1 से, ARR 2 को BRR 2 से. तो हम इस तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एरे के नेम से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो हो जाएगा बिकॉज डबल इक्वल टू है, बट डबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक एरे गिवन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 15 एलिमेंट गिवन है. ठीक, और एरे स्टोर कहाँ से होता है, इंडेक्स वैल्यू तो 0 होती है, 0 1 2 3 4, तो ये 15 एलिमेंट अगर कॉन्टिन्यूस है, आप देख लीजिए कहीं मिसिंग तो नहीं, बीच में मिसिंग नहीं है, तो ये लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 14th पोजीशन पर होगा ना. जैसे अगर ये है तो ये है A0, तो ये A1 A2 A3 है ना, इसमें एरे है तो एरे लिख दीजिए, एरे 14th, ये कौन सा एलिमेंट होगा, लास्ट, जिसमें वैल्यू 15 है. टू सर्च वैल्यू की 3 यूजिंग बाइनरी सर्च. अब बाइनरी सर्च की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो यहाँ ऑलरेडी फॉलोड है कि हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में एरे होना चाहिए, बाइनरी सर्च तभी अप्लाइड है, राइट, वो यहाँ पर करेक्ट है. अब हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है 3, ये 3 यहाँ पर कहाँ पर है, कब 3 मिलेगा, और ये पूछा क्या है कि हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड है. तो बाइनरी सर्च का एक कंडीशन होती है कि हमेशा जो है जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको किससे कंपेयर करते हैं, एरे के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. ठीक, और मिडिल निकालते कैसे हैं, मिडिल निकालते हैं फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स और डिवाइड बाई 2. ठीक, इस तरह से, तो हर बार मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. अगर हमारा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो, क्योंकि सारे सॉर्टेड है, तो हमें लेफ्ट हाफ में सर्च करना है. अगर हमारा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो हमें राइट हाफ में सर्च करना है. यही तो होता है सारा केस. बाइनरी सर्च एक बार रिवाइज करिए, आप अपना मेरे चैनल से देखिए या कहीं से भी पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर इसको सॉल्व करिए अपने आप से और देखिए आंसर 4 आता है कि नहीं, या क्या कुछ और तो नहीं आता है, तो वो करेक्ट आंसर होगा. हमेशा अपने पैटर्न पर, अपने मेथड पर स्टिक करिए, अगर डेफिनेशंस करेक्ट हैं तो आंसर मस्ट बी करेक्ट. तो यहाँ पर मैं भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए 0th इंडेक्स, तो मिडिल कितना होगा इसके केस में, अगर हम पहली बार में मिड ढूंढ रहे हैं तो मिड की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू तो 0 है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 14 है, तो 0 प्लस 14 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 7. 7 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, जब इंडेक्स की वैल्यू 7 है ना, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर कि ARRAY 7 ये क्या है, ये होगा 8, क्योंकि 1 से शुरू है इसमें, तो इसमें सोचने वाली आती नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 पर 8 वैल्यू होगी. अब आपको कंपेयर करना है कि आपका जो x जो की है, की ही x है ना, x को मैंने की माना हुआ है, तो ये अब देखना है कि हमारा जो की है वो हमारे मिडिल एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है. तो हमें दिख गया यहाँ पर कि हमारा जो की है, यानी कि जो 3 है, हम की को कंपेयर कर रहे हैं, की को कंपेयर कर रहे हैं मिडिल से, एरे 7 से, तो हमारे पास की अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं. ठीक, अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं इसमें,
की भी नहीं रखते, डायरेक्ट वैल्यू। हमें जो सर्च करना है वो क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा 3 है उसको जब हम देख रहे हैं और मिडिल एलिमेंट क्या है हमारा 8, तो हमें पता है कि 3 जो है वो 8 से छोटा है। इसका मतलब है कि वो किधर होगा, मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट में, यानी इतने पोर्शन में मिलेगा। ये तो मिडिल एलिमेंट हो गया। तो हमारे पास जो अब एक कंपैरिजन हो गया, हमारा नंबर ऑफ कंपैरिजन में से एक कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास जो एरे बच गया वो क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एरे बचा। ठीक, अब इस एरे के हिसाब से अगर हम फिर से मिडिल निकालें, तो अब मिडिल कितना बनेगा, मिडिल विल बी, तो पहला वाला तो वही है 0, और ये 7 का इंडेक्स वैल्यू कितना रहेगा, 7, अगर आप 7 पे गए ना तो ये 0 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब कितना हो गया, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो मिडिल कितना हो गया 3, इस बार मिडिल हो गया 3। तो आपको 3 का मतलब कितना हो गया, एरे मिड, एरे 3 की वैल्यू कितनी होगी, एरे 3 की वैल्यू होगी 4, क्योंकि 0 ये 1 कॉमा है, डॉट नहीं, 1 0 1 2 3, 3 का मतलब हो गया 4। तो अब आपको देखना है कि 3 को कंपेयर करना है नए मिड से। नया ए मिड क्या है, एरे का मिडिल क्या है 4। तो एक बार फिर से हमारा जो 3 है वो छोटा है। ये कितने कंपैरिजन हो गए, 2 कंपैरिजन हो गए। ठीक, सो छोटा है अगर, तो फिर अब हमें 3 कहाँ मिलेगा, इस पार्ट में, है ना, मिडिल के लेफ्ट हाफ में। जब भी एलिमेंट छोटा होगा मिडिल के लेफ्ट हाफ में। तो हमारे पास एरे क्या हो गया, अब एरे हो गया हमारे पास 1 2 3 और 4 नया। ठीक, अब ये कितना है 0। अब इसके लिए नया मिड निकालते हैं। नया मिड कितना होगा, मिड होगा आपकी बार 0 + 3/2, 0 + 3/2 कितना होगा 1 होगा, ये पूरा एक में होगा। ठीक, 1 होगा। सो एरे मिड 1 का मतलब कितना हो गया 2, है ना, 1 का मतलब कितना हो गया 2। तो अब हमारा जो 3 है वो हमारे 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, यानी कि 2 के किस तरफ होगा, 2 के इस तरफ होगा, राइट। ये जो 4 है ना, तो हमारे पास पहले जो, अब सॉरी, ये 3 तक जाएगा, 4 तक, 4 नहीं जाएगा, 4 नहीं इसमें आएगा क्योंकि यहीं तक तो था, राइट राइट। तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ प्लीज करेक्ट कर लीजिए, 0 1 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 अभी भी 1 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो मिडिल के राइट में जाएगा, क्योंकि एलिमेंट 2 से बड़ा है, तो मिडिल के राइट में जाएगा। मिडिल के राइट में कितने एलिमेंट्स बचे हैं, केवल एक, और वो है 3 अकेला। तो अब इसके लिए जब मिड निकालेंगे तो मिड क्या होगा, 3 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 2, 3 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 2। सो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू भी 2 होगा, इसका लास्ट इंडेक्स वैल्यू भी 2 है और डिवाइड बाई भी 2 होगा। तो आंसर कितना आएगा, फिर से 2, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक, यानी कि मिडिल मिल गया 2, तो वो खुद यही है। तो अब जब अगली बार कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब जो मिडिल आया है वो भी 3 है, जिसको सर्च कर रहे हैं वो भी 3 है। तो ओवरऑल कितने कंपेरिजन हुए, पहला यहाँ हुआ जब हमने फर्स्ट मिडिल एलिमेंट से कंपेयर किया, वो था 8। फिर दूसरी बार लेफ्ट हाफ में गए, नया मिडिल एलिमेंट आया 4, उससे कंपेयर किया, ये दूसरी बार हुआ। फिर 2 से कंपेयर किया, ये तीसरी बार हुआ। और जब हमने चौथी बार कंपेयर किया है तब हमें एलिमेंट मिल गया। सो ओवरऑल कितने कंपेरिजन हुए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, ए की वैल्यू है 2 3। तो यहाँ देखिए एक एरे है, एक एरे बनाया गया है, ठीक, इस तरह से। इसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना, 5 एलिमेंट होने चाहिए। और इसमें लिखा है इनिशियलाइज किया है 2 3 से, तो पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 3 है। और एलिमेंट हम जानते हैं कि जब एलिमेंट हम पार्शियली फिल करते हैं तो बाकी एलिमेंट किससे फिल हो जाता है, एरे 0 से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा 0। अब हमें प्रिंट क्या करना है, अब ये जो 2 है ये पहला एलिमेंट है ना, ये वाला 2। तो पहला एलिमेंट है मतलब ये क्या है, A0 है। ये 3 क्या है, A1 है। ये है A2 A3 और ये है A4। ठीक, तो वही प्रिंट करने A2 A3 A4, तो तीनों 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फोर्थ क्वेश्चन में देखें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे वेरिएबल 10, एरे वेरिएबल एक एरे है, उसमें 10 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, साइज उसका मैक्सिमम 10 है और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से 9 तक। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस प्लस आई हो गया, राइट। एरे वेरिएबल आई इज इक्वल टू i/2 किया है। ठीक है, जो भी लूप कंट्रोल वेरिएबल आई की वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाई 2 करके और ith इंडेक्स पे डाल देंगे।
फिर इसको इंक्रीमेंट किया है। अब ये एरे वेरिएबल आई प्लस प्लस का मतलब कितना होता है, अगर कोई हमें यहाँ पर लिख दे कि ए आई प्लस प्लस, है ना, या प्लस प्लस ए आई हो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हुआ कि ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस वन। ठीक, ये थोड़ा सा एरे के केस में हमें ध्यान से इसको करना पड़ता है क्योंकि वो इंडेक्स वैल्यू भी है। तो ए आई, राइट, तो अगर यहाँ आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस वन हो जाएगा, यानी पहला एलिमेंट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू सपोज 4 है तो क्या होगा, ए फोर इज इक्वल टू ए फोर प्लस वन हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा होने वाला है। और फिर हमें वही एरे वेरिएबल आई प्रिंट कर देना है। तो और देखिए इस पूरे लूप में एक बात और ध्यान दीजिए, एक तो लूप अपडेशन यहाँ पर प्लस प्लस आई से हो रहा है और बॉडी के अंदर एक आई प्लस प्लस भी है। ठीक, तो आई एक्चुअली में 2 बार इंक्रीमेंट होगा। बस ये चीज ध्यान में रखते हुए इसको हम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इस पूरे नाम को नहीं लिखूंगा, एरे वेरिएबल को सिर्फ ए लिखूंगा। ठीक है, तो वही आप समझ लीजिएगा कि वो ए है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आई की वैल्यू है 0, लेस देन 10 है, ट्रू है, अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो ए वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा, ए जीरो विल बी इक्वल टू 0/2, 0/2 यानी 0 ही रहेगा, ए जीरो 0 हो जाएगा। ठीक बात है। फिर नीचे गए हमने, अब ए आई क्या हो जाएगा, यानी ए जीरो में अब क्या वैल्यू हो जाएगी, ए जीरो की वैल्यू हो जाएगी ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस वन, यानी कि 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि ए जीरो में पहले 0 था। अब नेक्स्ट लाइन जब हमने इसको तो ये कर चुके, अब इसको कर दिया, फिर हमने प्रिंट करना है, सो ए जीरो प्रिंट हो जाएगा, सो वही 1 प्रिंट हो गया, ये पहला वाला 1। ठीक, फिर अब आई प्लस प्लस कर दिया, सो आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 0 थी, अब आई की वैल्यू हो गई 1 इस प्लस प्लस की वजह से। अब ये लूप का लास्ट स्टेटमेंट था। ठीक, तो अभी अपडेशन होना बाकी है, तो अब आई एक बार और इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 लेकर के अंदर जाएंगे, सॉरी लूप के अंदर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 10 ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ए टू इज इक्वल टू 2/2, 2/2 कितना होता है 1, तो ए टू में 1 आ जाएगा। ठीक, ए टू में क्या आ जाएगा 1, इसको यहाँ पर चाहे तो आप 1 लिख लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए इसको, ए टू में आ जाएगा 2/2 यानी 1। ठीक, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, ए टू को प्लस प्लस करो, सो ए टू इज इक्वल टू ए टू प्लस वन हो जाएगा, तो ए टू इज इक्वल टू ए टू प्लस वन हो जाएगा, तो ए टू में कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर कह रहा है प्रिंट से प्रिंट कर दो, तो ये देखिए अगला 2 प्रिंट हो गया है। इसी तरह से अब ये प्रिंट कर दिया, अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट कर दीजिए, आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू कितनी कर दी, इस 3 हो गई, और अभी अपडेशन स्टेटमेंट चाहेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अब यहाँ पर ए फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 कितना होता है 2। फिर यहाँ पर आगे जाएंगे हम, ये प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस करेंगे तो ए फोर में कितना हो जाएगा 3, ए फोर इज इक्वल टू ए फोर प्लस वन 3 हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ से जाएंगे तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, आई की वैल्यू 4 थी, है ना, ये वाला प्लस प्लस चलना, प्रिंट एफ के बाद ये होना बाकी है, तो 4 की जगह हो जाएगा 5, और अपडेशन होगा अब, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये करेगा यहाँ पर ए सिक्स इज इक्वल टू 6/2, 6/2 कितना होगा 3, है ना, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू आई/2 है ना, अब आई की वैल्यू 6 है तो ए सिक्स इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहेंगे यहाँ पर ए सिक्स इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस वन, तो ए सिक्स प्लस वन करेंगे तो ए सिक्स अब कितना हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, वही 4 अगली बार लाइन में प्रिंट एफ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक, फिर अपडेशन वाले में जाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक, अब यहाँ पर ए एट में कितना हो जाएगा, ए एट इज इक्वल टू 8/2, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ए एट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एट इज इक्वल टू ए एट प्लस वन, एट में अभी 4 है, 4 + 1 यानी 5 हो गया। फिर प्रिंट एफ चलेगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 थी पिछली बार, इस आई प्लस प्लस को चला रहे हैं, अभी बॉडी के अंदर वाले आई प्लस प्लस को चला रहे हैं, आई की वैल्यू 9 कर देगा, और जो अपडेशन स्टेटमेंट चलेगा ऊपर वाला तो आई की वैल्यू 10 कर देगा, 10 कर देगा, जैसे आप कंडीशन में जाएंगे चेक करेंगे फेल हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट की थ्योरी रिवाइज करिए, पेयर वाइज कंपैरिजन होता है, हर एक पास के बाद एक एलिमेंट अपनी लार्जेस्ट अपनी हर लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी प्लेस पर फिक्स हो जाता है। अभी मैं इसको करूंगा, आप इसमें देख लेंगे। तो नंबर ऑफ पासेस यानी कि हमारे पास 2 लूप होते हैं ना फॉर लूप,
एक फॉर लूप होता है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठाने के लिए बारी बारी से, और एक फॉर लूप होता है उस आउटर फॉर लूप के अंदर पेयर वाइज कंपैरिजन के लिए, है ना। अगर कोई पेयर आउट ऑफ ऑर्डर है, जैसे ये 11 और 3 है, आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो 3 को लेफ्ट में होना चाहिए, 11 को राइट में होना चाहिए, तो उनको स्वैप कर दिया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हैं, यानी एक बार अगर ये एल्गोरिथम सॉर्ट सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो फर्दर स्वैपिंग नहीं करनी है। ठीक, तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है, 11, 3, -2, 5, 16 और 6 ये है। तो 11 और 3 आपस में स्वैप होंगे, तो जहां भी स्वैप होंगे तो हम काउंटर में +1 करते जाएंगे हर बार। यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा, ठीक, स्वैप कितने होंगे। तो पहले 11 और 3 आपस में स्वैप कर दिए तो 1 हो गया, ठीक। तो 11 3 को हो गया 3 11, फिर -2 5 16 और 6 को अभी लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। फिर अगली बार में ये वाला पेयर कंपेयर होगा, ये वाला पेयर कंपेयर होगा, तो 11 एक बार और हो जाएगा, तो +1 कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -2 11 5 16 और 6। अब इसको कंपेयर करेंगे 11 और 5, तो फिर से एक बार +1 हो जाएगा क्योंकि 11 बड़ा है अभी भी, तो जब तक ये बड़ा मिलता रहेगा हमारा ये इधर खिसकता रहेगा, है ना। ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, 16 और 6। अब इस पेयर में कोई स्वैपिंग नहीं है, ठीक, क्योंकि 11 और 16 को जब आप कंपेयर करेंगे तो 11 छोटा है, 16 बड़ा है, इसमें स्वैपिंग होगी, तो एक बार और +1 कर दीजिए। इसमें हमारे पास जो एरे बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 -2 5, है ना, 11 6 और 16। ये फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद 16 अपनी जगह पर आ गया है क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट है और वो फिक्स हो गया। अब जो अनसॉर्टेड है वो इतने हैं, उसमें फिर से पेयर वाइज कंपैरिजन होगा, ये फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। तब 3 और -2 में स्वैपिंग होगी क्योंकि -2 छोटा है, -2 3 5 11 6 ये होगा, तो +1 कर देते हैं यहाँ पर एक बार और, ठीक। अगले पेयर में जाएंगे तो 3 5 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। 5 11 में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 11 6 में एक स्वैपिंग होगी, तो 11 6 में एक स्वैपिंग होगी, देख लें, -2 3, हाँ, तो -2 और 3 में जब स्वैपिंग हो गई, 11 और 6 में स्वैपिंग हो जाएगी, तो इसको फिर से यहाँ पर +1 कर दीजिए, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, -2 3 5 6 11 16। अब देखिए क्या ये सॉर्टेड हो गया है, हाँ सॉर्टेड हो गया है, -2 सबसे छोटा है, सबसे फर्स्ट है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। कितने बार स्वैपिंग करी है, नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आंसर है। इस तरह से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये थोड़ा सा डेटा टाइप का मैंने एक बीच में फ्लेवर डालने के लिए मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए z की वैल्यू 2.3 है और इफ z इज इक्वल टू 2.3 लिखना है तो ये नो प्रिंट कर रहा है। इस नो को प्रिंट करने का एक रीजन है कि जब भी हम नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं ना, ऐसे 2.3, तो ये एक्चुअली में 2.3 ना होकर के ये 2.9998 ऐसा करके एक बड़ा सा नंबर होता है, क्योंकि ये 2.3 अपने आप में फ्लोट नहीं है, ये एक्चुअली में डबल प्रिसीशन पर होता है। जब भी कोई नंबर लिखा जाता है और उसमें f नहीं लगाया, या तो हम 2.3 f लिखें तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2.3 लिखने से ये डबल हो गया है, जबकि z क्या है, z फ्लोट है। फ्लोट और डबल वैल्यूज आपस में डिफरेंट होती हैं, वो सेम तरह से स्टोर नहीं होती हैं क्योंकि एक्यूरेसी डबल की ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें यहाँ पर नो आएगा। हाँ, एक बात यहाँ का एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, इसमें आप जरा z की वैल्यू को जो है 2.3 की जगह 2.0 डाल के देखिए इस लाइन पे, अब की बार यस देगा। और फिर कंपेयर करते समय फिर से वही करिए, इफ के अंदर भी इफ लिखिए और लिखिए z इज इक्वल टू फिर से वही 2.0, इस बार ये यस देगा, क्योंकि जब ये 2.0 होता है ना तब ये चीजें नहीं इस तरह से कन्वर्ट होती हैं। 2.0 के अलावा जब कुछ और होता है तब फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू में प्रिसीशन की वजह से डिफरेंस आ जाता है, ये उनकी स्टोरिंग का एक पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एरे को स्टैटिक बना दिया है। एरे को स्टैटिक बनाने का क्या मतलब होता है, स्टैटिक एक स्टोरेज क्लास है, रजिस्टर ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न 4 होती हैं। उसमें स्टैटिक में ये होता है कि एक तो ये अपनी वैल्यू को डिफरेंट फंक्शन कॉल और लूप में रिटेन करता है, और दूसरा बाय डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू होती है, कंपाइलर जिसको अपने आप से इनिशियलाइज कर दे अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है 0। इसका मतलब है कि जो ए एरे बनेगा ना 20 एलिमेंट्स का,
उसमें अगर हमने कुछ नहीं डाला तो उसमें 20 जीरो होंगे, यहाँ पर ये जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। फिर इंट आई इक्वल टू 1 लिखा, ठीक बात है। अब ए आई इज इक्वल टू आई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A1 के अंदर आपने 1 डाल दिया है। A1 के अंदर 1 यानी सेकेंड एलिमेंट जो 0 था, अब वो क्या हो गया? अब वो हो गया 1, बाकी सब 0 है। बस यही चीज प्रिंट कर देनी है। A0 0 ही रहेगा, पहला एलिमेंट है। A1 आपने आई डाला है, वो है, और फिर आई है, ठीक, 0 1 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रिकर्शन पर बेस्ड है, ठीक, रिकर्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसको अपने आप से सॉल्व करके एक बार देखिए, मैं यहाँ पर ट्रेस करता हूँ। तो मेन से स्टार्ट करना है, n की वैल्यू 5 है, तो क्या कॉल करना है? मैं रिवर्स की पूरी रिवर्स स्पेलिंग की जगह REV लिख रहा हूँ, ठीक, REV 5। अब REV 5 है, जब n की वैल्यू 0 होगी तब 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या कॉल, किसको कॉल करेगा? रिवर्स माइनस माइनस n को। और हर बार जो ये प्रिंटफ है ये पेंडिंग रह जाएगा। तो रिवर्स 5 को हमने जब कॉल किया रिवर्स 5 में, तो ये तो इफ चला नहीं, ये नहीं चला, एल्स चला, एल्स चला, तो रिवर्स 5 ने किसको कॉल कर दिया? रिवर्स 4 को, क्योंकि माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट है ना। तो 5 में माइनस माइनस n करोगे तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। और अभी ये जो प्रिंटफ है ये पेंडिंग है, तो यहाँ पर अभी इसकी प्रिंटिंग पेंडिंग है। प्रिंट 5 को प्रिंट करना बचा है। जब ये रिवर्स 4 अपनी वैल्यू और कंट्रोल दोनों रिवर्स 5 को रिटर्न कर देगा, तब रिवर्स 5 इसको प्रिंट करने का काम करेगा, तब तक ये पेंडिंग रहेगा। अब रिवर्स 4 के साथ पूरा फंक्शन कॉल हुआ, रिवर्स 4 के साथ जब ये वाला फंक्शन जब रिवर्स 4 के साथ कॉल हुआ, n की वैल्यू 4 है, तो फिर से इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो रिवर्स 4 किसको कॉल करेगा? रिवर्स 3 को, ठीक। और किस चीज की पेंडिंग रहेगी? प्रिंटिंग n की, करंट n की। करंट n क्या है? 4 है, तो 4 को प्रिंट करना अभी बचा है, क्योंकि ये प्रिंटफ हर बार बच जाएगा कॉलिंग के समय में। रिटर्निंग के समय में ये फिर हर बार इवेल्युएट होगा। फिर रिवर्स 3 को किसको कॉल करेगा? रिवर्स 3 विल कॉल रिवर्स 2, और यहाँ पर किसकी प्रिंटिंग बचेगी? 3 की। इसी तरह से रिवर्स 2 विल कॉल रिवर्स 1, और यहाँ पर बचेगी प्रिंटिंग ऑफ 2, राइट। और रिवर्स 1 विल कॉल रिवर्स 0, और यहाँ पर जो प्रिंट करना रह जाएगा वो होगा प्रिंट 1। अब रिवर्स 0 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट विल रिटर्न 0, ठीक। सो रिवर्स 0 ने कंट्रोल रिटर्न कर दिया रिवर्स 1 को, और वैल्यू 0 भी रिटर्न की। 0 रिटर्न करने का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू को हम कहीं प्रिंट नहीं करने वाले, ठीक। यही तो मुझे यहाँ पर, यही तो हम चीज को, हम लोगों को देखना है। सो रिवर्स की वैल्यू जब हमने रिवर्स 0 जब कॉल करेंगे, अच्छा देखें एक बार, सबसे पहले तो इसका जो बेस केस है उस पर बात कर लें। सबसे पहले रिवर्स 1 ने किसको कॉल किया? रिवर्स 1 ने कॉल किया रिवर्स 0 को, ठीक। रिवर्स 0 को कॉल किया, और रिवर्स 1 में रिवर्स n में n की प्रिंटिंग यहाँ पर रह जाएगी। ठीक बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है, इस वजह से एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जहां तक मुझे लग रहा है। आप भी इसको करके देखिए। जब हमने पहले से शुरुआत से एक बार चल रहे हैं, ये कॉलिंग तो एकदम करेक्ट है, कॉलिंग में नहीं है, बस ये जो प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज, हमको उस पर ध्यान देना है। जब हमने फंक्शन के अंदर n पास किया, राइट, फंक्शन के अंदर n पास किया, n की वैल्यू 5 थी, फिर हमने यहाँ पर else चला करके रिवर्स माइनस माइनस n दिया है इसमें, ठीक। तो इस माइनस माइनस की वजह से रिवर्स 5 ने रिवर्स 4 को कॉल किया, और जो प्रिंटफ में अब n प्रिंट होगा, क्या वो 5 होगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि वो ऊपर ही इसकी पहली वाली लाइन में ही n डिक्रीमेंट हो चुका है, सही, ठीक है। तो जब नीचे आएगा तो n डिक्रीमेंटेड ही प्रिंट होगा, इसलिए ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, और ये 0 होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये माइनस माइनस n की जगह पर n माइनस 1 लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता, तब ये जो मैंने बताया वो होता। लेकिन यहाँ माइनस माइनस n है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज आ गया है, जिसकी वजह से n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी है, तो ये 5 प्रिंट नहीं होकर के 4 प्रिंट होगा। बस यही की पॉइंट था, बाकी सब तो सेम। अब रिवर्स 0 रिटर्न कर देगा रिवर्स 1 को,
रिवर्स 1 को जैसे ही रिटर्न करेगा तो सबसे पहले रिवर्स 1 यहाँ पर आएगा और क्या जो चीज़ पेंडिंग थी वो पेंडिंग वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी और वो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर ये वाला जो पूरा ये यहाँ पर फंक्शन है, ये किसने कॉल किया था? रिवर्स 2 ने। तो रिवर्स 2 को रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल, है ना? वही 0 रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने से कोई मतलब नहीं हमको। फिर यहाँ पर 1 पेंडिंग है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाली पूरे rev2 की कॉलिंग कंप्लीट हो गई। अब rev2 कंट्रोल दे देगा rev3 को, rev3 का जो पेंडिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। इस rev3 की पूरी हो गई कंप्लीट, राइट। rev3 को जिसने कॉल किया था ये उसको कंट्रोल रिटर्न कर देगा, यानी rev4 को। rev4 में क्या पेंडिंग है? 3 पेंडिंग है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। rev4 कंप्लीट हो गया, ये कंट्रोल वापस रिटर्न कर देगा rev5 को। rev5 में 4 प्रिंट होना पेंडिंग है, वो प्रिंट हो जाएगा और ये ref5 जो है वापस मेन में दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न 0, खत्म हो जाएगा, राइट। ध्यान से करिएगा इसको। तो ये वाले जो चेंज मैंने सजेस्ट किया इसको भी करके देखें तो आउटपुट आपका आएगा 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पर देखें। तो यहाँ पर देखिए A5 की एक वैल्यू है, A5 एक एरे है, तरह से एरे बना हुआ है A5। पहला एलिमेंट है इसमें 5 है, फिर 1 है, 15 है, राइट, 20 है और आखिरी एलिमेंट और है 25, ये हो गया। तो ये क्या है? A0, ये कितना हुआ? A1, A2, A3 और ये है A4, ठीक, एरे। चलिए IJM, अब I के अंदर क्या कह रहा है? प्लस प्लस A1, प्लस प्लस A1 का मतलब क्या हुआ? I में क्या चीज जाएगी? ये सॉल्व होगा पहले, तो A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और वही जो A1 प्लस 1 की वैल्यू है वो I को दे दी जाएगी। A1 में क्या है पहले से? 1, तो पहले तो A1 अपडेट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 1, कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो पहले तो A1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो यहाँ 1 की जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक। वही 2 I को मिल जाएगा, तो I में 2 आ गया, इसकी वजह से I में अभी 2 आ गया है। पहले हम अभी I में यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, तो I में चला गया 2। फिर आगे जाएं, J में चले। J कह रहा है क्या है? J कह रहा है कि J इज इक्वल टू A1 प्लस प्लस, यानी कि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी A1 की अनचेंज्ड वैल्यू J में चली जाएगी और जब हम नीचे M को इवेलुएट करने जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, तब तक A1 अपडेट हो जाएगा, ठीक। तो J में वैल्यू कितनी जाएगी? J में वैल्यू जाएगी 2, ठीक। जब हम नीचे M को इवेलुएट करने जा रहे होंगे तब तक हमारा जो A1 है वो 3 हो चुका होगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3, पर J में 2 पहुंच चुका है। वही J का 2 यहाँ पर प्रिंट भी हो गया है, क्योंकि J में तो और कोई चेंज है ही नहीं। फिर M में देखें, तो M इज इक्वल टू किया है I प्लस प्लस। अब I प्लस प्लस का मतलब है कि I की अनचेंज्ड वैल्यू यहाँ पर रहेगी और जब printf में जा रहे होंगे तब तक I अपडेट हो जाएगा, ठीक। सो I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू हम ऊपर से लेके आए ना, 2 है। सो A2 में जो वैल्यू है वो M को दे दी जाए, तो A2 में वैल्यू है 15, तो 15 चला जाएगा M में, जब M को प्रिंट करना होगा तो 15 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इस एक्सप्रेशन से I, तब तक हम ना जब से इधर की ओर प्रिंट कर रहे हैं, जब जैसे हम I पे पहुंचे तब तक I हो जाएगा अपडेट, तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, इस वजह से 3 to 15 हो जाएगा। क्योंकि printf क्या करता है ना, राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करता है, तो आपने वैल्यू भले इन सारी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करके रख ली हो, फिर ये इस तरफ से चलेगा। और वैसे भी ये वाली एक्सप्रेशन जब इवेलुएट हो चुकी है और हम printf में गए तब तक I अपडेट हो चुका होगा। 10th क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। स्वैप, कितने स्वैप की जरूरत है इसको? फिर से एक बार बबल शॉर्ट आ गई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8, 22, 7, 9, 31, 5 एंड 13, ठीक। पेयर वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पर अपडेट होगा वहां कर देंगे स्वैप, स्वैप को यहाँ पर स्वैप में +1 करते जाएंगे। तो पहले तो यहीं पर स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये 1 हो गया, ठीक। तो हमारे पास बन जाएगा 8, सॉरी ये अब स्वैपिंग हो गई ना इसकी, तो यहाँ पर 22 और 7 आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो इसको स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, ये 9 है, 31 है, 5 और 13 लिखा रहेगा। अब 22 फिर आगे बढ़ेगा, फिर से एक प्लस हो जाएगा, है ना यहाँ पर,
तो अब जो जाएगा 8 7 9 22 31 5 13। ठीक, ये सब कॉमा है। ये पेयर हो गया, पेयर वाइज कंपैरिजन हो रहा है। पहले पेयर में कोई चेंज नहीं था, दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। अब चौथे पेयर में कोई चेंज नहीं होगा। 22 और 31 में 22 छोटा है, 31 बड़ा है। लेफ्ट राइट ऑलरेडी लिखे। 31 और 5 में होगा अब यहाँ पर, ये हो जाएगा इस तरह से +1 हो जाएगा। 8 7 9 22 5 31 13। फिर ये 31 और 13 भी आपस में बदलेंगे, फिर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 9 22 5 13 31। अब 31 अपनी जगह पर आ गया। तो अब जो बचे हुए हैं उन्हीं से आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है? 8 7 9 22 5 13। इनको अब देखना है। तो 8 7 आपस में स्वैप होंगे, तो यहाँ फिर से +1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7 8 9 22 5 13। अब 8 9 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 9 22 में भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 7 8 9 5 22 13। फिर से +1 कर दीजिए। फिर 22 और 13 भी होंगे, तो ये 7 8 9 5 13 22 अब अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना। बढ़ा दिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 4 5 6। एक और होगा, है ना, देख लीजिएगा काउंटिंग करके। जहां जहां पर स्वैपिंग हुई है वहीं वहीं पर मैंने शायद ऐसा बनाया हुआ है। तो पहले 22 7 हुआ था, तो 1 हो गया 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4, है ना, 31 और 13 4 हो गया, 4 तो यहीं तक हो गए। फिर आगे बढ़े 5 6 और 7। ठीक, 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब जो बचे हैं उनको फिर से करना है। तो फिर से करना है, तो 7 8 9 तो सही है, यहाँ 9 5 आपस में बदलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 5 9 13 ऐसा। फिर यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, फिर आगे बढ़े। फिर से अब ये 13 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब बचेंगे 4, तो 4 कौन से बचे? 7 8 5 और 9। इसमें 7 8 में कोई चेंज नहीं होगा, 8 5 में एक चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 5 8 9, 8 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब बचा है 7 5, तो फिर से लिख दें यहाँ पर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 9 अपनी जगह पर आएगा, फिर हम 8 को अभी ले लेंगे क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं है। फिर 7 5 में एक चेंज हो जाएगा, 5 और 7, और ये भी अपनी जगह पर आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट सिंगल बचता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो +1 और कर लीजिए। तो ओवरऑल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका आंसर है। तो फिर से एक बार पूरे क्विज को रिवाइंड करके प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।